हाँ जी, तो फिर आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन को लेकर कि क्या जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, क्या उसे दोबारा से सोचने की, रीथिंक करने की या रिकंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। और असलियत में अगर हम देखें तो अभी भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा था, वो सब कोटा की बात कर रहे थे महाराष्ट्र में। और बिहार में भी यादव कम्युनिटी को लेकर, ओबीसी को कोटा को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हमें देखने को मिली है। तो ये दो तीन या कई इंसिडेंट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि क्या रिजर्वेशन जिस लिए बनाया गया था, क्या वो रिजर्वेशन उस लिए आज के समय पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हमारे कोशिश थी रिजर्वेशन को लाने की, वो उस ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या हमें इस रिजर्वेशन सिस्टम को रीथिंक करने की ज़रूरत है, या फिर रीथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे रिलेटेड बात क्या थी कि रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन इज ए काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरे कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने से बिल्कुल भी नहीं होता। जिसका मतलब ये होता है कि हम किसी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आ, किसी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करने से होता है ना। इंडिया में रिजर्वेशन को इसलिए इंक्लूड किया ताकि जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अपलिफ्ट किया जाया जा सके, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और हमें पहले इस बारे में पता है कि जो रिजर्वेशन की टाइमलाइन थी, प्री इंडिपेंडेंट एरा में भी रिजर्वेशन सिस्टम था, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में भी हमें देखने को मिल ही रहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूसेबल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्री इंडिपेंडेंट एरा में रिजर्वेशन का क्या सिस्टम था, है ना। तो जो साहू जी महाराज थे, जो कि 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन सिस्टम को कोल्हापुर में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, जो कि ये रिजर्वेशन फेवर करता था एजुकेशन सेक्शन में। और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हुआ करते थे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए साहू महाराज ने कोल्हापुर में सबसे पहली बार रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। हमने ये वाली बात करी थी। और इसमें हमने बात किया कि 1921 में मैसूर में रिजर्वेशन को इनिशिएट किया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। आफ्टर अ डिकेड ऑफ द सोशल जस्टिस मूवमेंट के बाद हमने 1921 में देखने को मिला था कि मैसूर में रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, इनिशिएट किया गया था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी 1932 में, है ना, कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट एक रिजर्वेशन सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे उन्होंने बनाया था मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस और डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने का बहुत बड़ा रीजन ये रहा करता था कि मान लो किसी ए सोसाइटी में, कोई ए सोसाइटी है, उस ए सोसाइटी में एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, तो हरदम उस इलेक्शन को जीतते चले जाएंगे। तो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और इलेक्शन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1932 में रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उनका रिजर्वेशन सिस्टम सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर था। साहू महाराज जी का जो रिजर्वेशन था वो एजुकेशन को लेकर था। और 1921 में जो रिजर्वेशन आया था वो बैकवर्ड क्लास की जो सोसाइटी थी उनको रिजर्वेशन को लेकर था, है ना। फिर बाद में हमें पूना एक्ट के अंदर भी जो महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने कुछ सीट को डिप्रेस क्लास सोसाइटी, डिप्रेस क्लास लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करके रखा था, जो कि हिंदू इलेक्टोरेट का पार्ट थे। फिर हमें बाद में प्री इंडिपेंडेंट एरा में ही हमें 1942 में जो वाइसरॉय थे, जो जिनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उन्होंने 8.5 रिजर्वेशन को रिकमेंड किया था, है ना। कहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे सिविल सर्विसेज में, उन्होंने 8.5% जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन को क्या करा था, रिकमेंड किया था। ये कब रिकमेंड किया था, ये 1942 में। फिर उसके बाद हमारे जो देश था वो इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो रिजर्वेशन सिस्टम था वो कब से हमें देखने को मिला, ये 1950 के बाद हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और हमें देखने को मिला कि 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था वो रिजर्वेशन बेस पे ही अमेंड हुआ था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिला कि 1990 में हमने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, उस समय जो हमारे पीएम रहा करते थे वो वीपी सिंह थे, उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि 27% सीट को ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया जाए। और फिर उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% जो सीट थी वो रिजर्वेशन पर लगा दी। और
सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक डाउन नरसिंहा राव गवर्नमेंट मूव टू द रिजर्वेशन फॉर द 10% फॉर द पुअर। हाँ, और 1992 में जो नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 10% जो रिजर्वेशन था जॉब का उनको डिप्रेस क्लास ऑफ सोसाइटी में करने के लिए बोला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला 1992 में कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकल रिजर्वेशन को लेकर इकोनॉमिक क्राइटेरिया को हम नहीं ले सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था कि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड या फिर इकोनॉमिकली स्टेटस को लेकर हम रिजर्वेशन सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमें देखने को मिला 2019 को अभी अभी जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि बिल आया था उसको बाद में एक्ट बना दिया गया। उसके थ्रू यहाँ पर 10% जो कोटा था हायर एजुकेशन और जॉब्स में इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को दिया गया है ना। ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। हाउएवर इस अमेंडमेंट से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि अभी तक शेड्यूल कास्ट इसे वैलिड बताया जाता है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब इनिशियली रिजर्वेशन सिस्टम को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था तब ये 10 साल के लिए लागू किया गया था। फिर फर्दर इसे 10-10 साल तक एक्सटेंड करते जाने लगे और आज तक हमें रिजर्वेशन सिस्टम अपनी सोसाइटी में अपने इंडिया में देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें कि रिजर्वेशन हमारे इंडिया में किस तरीके से है ना, हमारे इंडिया में क्या क्या सिस्टम है रिजर्वेशन को लेकर, तो इंडिया में रिजर्वेशन को इंडिपेंडेंट के तुरंत बाद इम्प्लीमेंट किया गया था। जैसे कि हमने पढ़ा था है ना, 1950 में ही तुरंत बाद ही हमने इंडिपेंडेंट के रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया था एज ए मीन टू रिकॉग्नाइज द हिस्टोरिकल इनजस्टिस। जो कुछ सेक्शन या फिर कुछ एट्रोसिटी जो वीकर सेक्शन ने फेस किया है, कुछ ऐसे लोगों को प्रोविजन इंप्लीमेंट करने के लिए ताकि सेक्शन ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की बेहतर एक्सेस उन डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी को मिल सके। जैसे कि हमने बताया था ना कि जो रिजर्वेशन है वो किसी भी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं है। ये कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो वीक रह गए हैं उनको पार्टिसिपेशन देने के लिए हमने रिजर्वेशन सिस्टम को इंक्लूड किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन सिस्टम को इंक्लूड किया था, है ना। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन सीम टू बिलोंग द ऑल कास्ट ऑफ द सीरीज अंडर द स्टेट एंड द सेंटर प्रमोट एंड एडवांटेज द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसका मेन रीजन था, है ना। अभी हम बात करेंगे कि रिजर्वेशन क्या है, फिर हम इससे रिलेटेड इशू क्या क्या हो चुके हैं आज के समय पे, ये बात पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं जो सबसे पहले जो कमीशन बनी थी 1990 में, उन्होंने ओबीसी को लेकर 27% सीट के रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी। उस मंडल कमीशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। मंडल कमीशन और उसके रिकॉग्निशन के बारे में बात करेंगे। मंडल कमीशन कब बनी थी? 1 जनवरी 1979 में। 1 जनवरी 1979 में इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी और उस समय जो पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई थे, उस समय मंडल कमीशन इस्टेब्लिश हुई थी। और इसमें जो चीफ मैंडेट थे उन्होंने आइडेंटिफाई चीफ मैंडेट इनका क्या था, इनका एम क्या था, ये आइडेंटिफाई करना कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है इंडिया की वो कौन है, उनको एड्रेस करना और इक्वालिटी को डिस्क्रिमिनेट करना कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन कौन हमारे इस लाइन के अंदर, इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं ना। तो मंडल कमीशन ने यहाँ पर 11 पॉइंट्स के क्राइटेरिया को डेवलप किया था। उन्होंने 11 पॉइंट्स अपने जो बिल था उस बिल में उन्होंने लिखकर पार्लियामेंट में उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें उन्होंने ओबीसी के क्राइटेरिया को लेकर कुछ पॉइंट रखे गए थे। उनके जो क्राइटेरिया थे वो किस बेसिस पे थे? वो सोशल बैकग्राउंड स्टेटस को लेकर थे, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड स्टेटस को लेकर थे और एजुकेशनली बैकग्राउंड स्टेटस को लेकर भी थे। कमीशन ने जो बीवी मंडल के जो मेंबर थे, जो पार्लियामेंट के चेयर किया गया था, इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट किया था। कब सबमिट किया था? ये 31 दिसंबर 1980 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो पार्लियामेंट में सबमिट किया था। हमने बताया था ना कि 1979 में फॉर्म हुई थी, 1 साल के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था पार्लियामेंट में। फिर हमने बात की थी कि करेंगे हम जो 1990 में जो पीएम वीपी सिंह थे उन्होंने पार्लियामेंट के थ्रू अनाउंस किया कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मंडल कमीशन ने कुछ फीचर के द्वारा समझाया गया कि देयर इज अप्रोक्सीमेटली 52% ओबीसी पॉपुलेशन इन आवर इंडिया, तो इसी वजह से इनको 27% रिजर्वेशन तो भाई देना चाहिए, है ना। मंडल कमीशन ने ये बोला कि हमारे इंडिया में ऑल ओवर 52% पॉपुलेशन है जो ओबीसी कैटेगरी में आती है। तो उन्होंने बोला कि 52 अगर इनकी अप्रोक्स पॉपुलेशन है
तो हमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। तो फिर इन्होंने बात करी कि हमने बात करी थी कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अपहोल्ड किया और 27% रिजर्वेशन को वैलिड कर दिया। कब वैलिड कर दिया था इन्होंने? 1992 में 27% का जो रिजर्वेशन था उसे वैलिड कर दिया था। बट उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि ओनली कास्ट इज द इंडिविजुअल और सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड क्राइटेरिया इसका नहीं होना चाहिए। उन्होंने पास तो कर दिया कि भाई ये ओबीसी का हम पास करते हैं, लेकिन हम एक रिकमेंडेशन या फिर एक स्टेट को मतलब एक स्टेटमेंट कहना चाहते हैं कि ओनली सोशली, इकोनॉमिकली और बैकग्राउंड जो स्टेटस है उन लोगों का, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेशन देने का, है ना। तो ये ऑल ओवर इसका बैकग्राउंड था, ऑल ओवर इसकी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं कि इसको लेकर प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो रही है ना। तो क्या जो क्वालिफिकेशन ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्या जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में ही, एम्प्लॉयमेंट तक ही ठहर कर रह गया है? इसके अलावा भी इसकी कोई रिकमेंडेशन होनी चाहिए? देखो यहाँ पर मेंशन है ना, इशू क्या क्या क्रिएट हो रहे हैं इस चीज को लेकर, है ना। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट, the reservation policy primarily target to access the education and the government job. However, it concern to these policies may compromise the equality of the education and the workforce in the long run, as a candidate may be selected based on the quota rather than the merit. तो यहाँ पर ये इस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट होने लगी कि जो हमारे सिलेक्शन हो रहे हैं वो कोटा बेसिस पे हो रहे हैं, मेरिट बेसिस पे नहीं हो पा रहे। क्योंकि आप अगर कोटा इंट्रोड्यूस कर देते हो तो मेरिट, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो भी उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज से रिलेटेड इशू क्रिएट हो जा रहे हैं, है ना। आए दिन हमने देखो मार्क्स बेसिस पे चीजें देखी हुई है कि देखो कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है और एससी एसटी की कैटेगरी बहुत लो हो जाती है। कैटेगरी में जो मार्क्स गिरते हैं बहुत लो हो जाते हैं। तो जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है, अनडिजर्विंग तो नहीं बोल सकता, लेकिन जिसके मार्क्स कम है और जो बंदा मेरिट में ऊपर है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये इसका सबसे पहला इशू है। पहला ब्रेन ड्रेन थ्योरी, कि लोगों के अंदर ये लोग क्या, एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी होती है कि रिजर्वेशन पॉलिसी आने से ब्रेन ड्रेन थ्योरी, जो वेयर द टैलेंट ऑफ द इंडिविजुअल अनरिजर्व कैटेगरी चूज टू द स्टडी हायर कोर्स, है ना। तो ये ब्रेन ड्रेन थ्योरी है लोगों के अंदर कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने क्या बोलते हैं, टैलेंट को और अपने पोटेंशियल को लॉस करते चले जा रहे हैं। ये इस तरीके की ब्रेन ड्रेन थ्योरी हमारे सोसाइटी में देखने को मिल रही है आजकल, है ना। और डिवीजन देखने को मिलता है। रिजर्वेशन सिस्टम एक अलग तरीके का डिवीजन क्रिएट कर देता है हमारी सोसाइटी में, है ना। एक किस बेसिस पे? सोशल स्टेटस के बीच, मतलब उसके बीच में कोहेसिव डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट के बीच में ये एक रेस्ट्रिक्शन बन के बैठा हुआ है। इस तरीके की बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है ना। इनएफिशिएंसी और करप्शन के केसेस कास्ट बेस्ड सिस्टम पे जो मैनेज है, जैसे जिन लोगों को वो सर्टिफिकेट या फिर रिजर्वेशन का जो लाभ मिलना चाहिए, क्या वो लाभ उस डिप्रेस क्लास ऑफ सोसाइटी को मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये एक इसकी सबसे बड़ी इशू क्रिएट हो जाती है ना। लैक ऑफ टारगेटिंग, है ना, टारगेट नहीं कर पाते हैं कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है, कि बेस ऑफ द, इनके पास क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ये लोग, मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं और जो डिप्रेस क्लास अपने आप को शो कर देते हैं और रिजर्वेशन का भी फायदा वो लोग उठा लेते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी है। तो रिजर्वेशन को लेकर ये भी सबसे बड़ा इशू हो जाता है ना। और स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप जो यहाँ पर वर्कफोर्स में हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो होती है, अगर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल टाइप कैटेगरी के सिलेक्शन होके भी अगर कोई वर्क प्लेस पर जाते तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ना। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, और इससे इकोनॉमिकली डेवलपमेंट तो हो जाती है उन डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी की, लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट है वो सोसाइटी को लेकर होती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली तो ग्रोथ कर जाते हैं लेकिन सोशली वो फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम उनको डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी बता देता है ना। रिजर्वेशन तो सिस्टम ही यही है कि जिसमें ब्रेन ड्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी बताया गया, उनको इकोनॉमिकली प्रॉफिट दिया गया और जिसकी वजह से उनको उनका सोशल स्टेटस एक हद तक एक लहजे से उन्हें गिरा दिया जाता है ना। पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेशन होना उनका, है ना, पॉलिटिकली अपने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स
लोग खेल रहे हैं। जैसे बिहार में हमने देखा कि यादव कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये लोग यादव का जो कोटा है, ओबीसी का जो कोटा है, उसके साथ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह इस तरीके को खेल रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी जी को भी देखा कि वो सब कोटा की बात कर रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र में, है ना, आए दिन न्यूज़पेपर में चीजें आ ही रही हैं। तो इसको एक पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन की तरह लेकर इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज ये राइज हो जाता है, क्या रिजर्वेशन जिस चीज को लेकर बनाया गया था आज के समय पे वो रिजर्वेशन उस तरीके से काम कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है और क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। आर्टिकल जो हमारा 15 है, ठीक है ना, वो इम्पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पावर करता है इन चीज़ों पे लॉ बनाने को, है ना। आर्टिकल 15 का जो थर्ड है, आर्टिकल 15 का सब क्लोज थर्ड है, वो वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है ना। आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज थर्ड है, 3 है, वो वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाता है। और आर्टिकल 14 का जो सब क्लोज 4 है, देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना, ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा लाया गया था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 15 का सब क्लोज 4। इसमें प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई थी। इसमें कौन से बैकवर्ड क्लासेस की बात करी थी? बैकवर्ड क्लासेस कौन? SC ST की बात की गई थी। और ये कब आया गया था? ये हमारा आया था 1951 का जो अमेंडमेंट एक्ट था। ये सबसे पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके थ्रू बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की बात की गई थी, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 का जो सब क्लोज 5 है, देखो यहाँ पर ये मेंशन है, मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2006 के द्वारा लाया गया था। इस प्रोविजन में रिजर्वेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी बात की गई थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाए या जाना चाहिए। और आज भी हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो कोटा है, बैकवर्ड क्लासेस के जो कोटा है, वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लोज 6। हमने बात करी ईडब्ल्यूएस कोटा की। और ईडब्ल्यूएस कोटा कब आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने पढ़ा था ये बात, है ना। हाँ, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था, उसमें हमने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन में इंक्लूड किया था। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 16 का जो सब क्लोज 6 है ना, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ग्राउंड ऑफ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ऑन द गवर्नमेंट जॉब, है ना। ये रिजर्वेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट की भी बात करता है, जो कि आर्टिकल 16 का सब क्लोज 4 है ना। मैटर ऑफ प्रोविजन 4A में बात की गई है, और प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फेवर इकोनॉमिकल सेक्शन, ये 16 के सब क्लोज 6 में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक चीज और जो मेंशन की हुई है इस पे रूल बनाने के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो आर्टिकल 39A, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं लिख देता हूँ आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A जो है ये बात करता है DPSP के अंदर, है ना। ये मेंशन किया गया है कि आर्टिकल स्टेट को ये बाध्य करता है टू इंश्योर जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड फॉर द इकोनॉमिकल वीक सेक्शन। जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए जस्टिस, न्याय और फ्री लीगल एड, उनको सही कानूनी सलाह स्टेट प्रोवाइड करे, ये आर्टिकल 39 सब क्लोज A में लिखा हुआ है। आर्टिकल 45 की बात करते हैं हम। आर्टिकल जो 45 है, आर्टिकल 45 डीपीएसपी है आर्टिकल 45, हमने ये बात कर रखी थी ऑलरेडी, हमने पढ़ा हुआ है। इसमें मेंशन किया गया है कि आर्टिकल स्टेट को बाध्य करता है, ये स्टेट को बांध के रखता है एज ए ड्यूटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग है पुअर बैकवर्ड क्लासेस का, उनको रेज करना, उनको बढ़ाना, उनको हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवाना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उन बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करना एक अच्छे तरीके से, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो सके। तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। तो इससे रिलेटेड क्या है, पहली बात तो हम ये बात करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज क्यों होती चली जाती है ना। यहाँ पर मेंशन किया, पहले इधर सॉल्यूशन इन्होंने बता दिया है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी डिमांड बार बार इंक्रीज क्यों होती है। एग्रीकल्चरल क्राइसिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारे इंडिया में
आज से थोड़े समय पहले अगर आप नोटिस करो तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहा करती थी, लेकिन हमने देखा है कि जो फार्म है आज के समय पे वो कम होते चला जा रहा है, और एग्रीकल्चर जो हमारा बिजनेस है वो स्टेबल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, सीजनल डिपेंडेंट भी हो जाता है कभी कभार, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में ठीक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ना होने के कारण लोग पब्लिक सेक्टर या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की तरफ अपने आप को फ्लरिश करने के लिए चले जाते हैं, और हमारे रिजर्वेशन की फिर वो मांग करते हैं, है ना। और अनएम्प्लॉयमेंट इसका सबसे बड़ा रीजन है, उसी एग्रीकल्चर क्राइसिस को हम अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ सकते हैं, है ना। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है सैलरी एंड द वेजेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर। जो सैलरी होती है गवर्नमेंट सेक्टर की वो स्टेबल होती है, प्राइवेट सेक्टर में लोग इसलिए फ्लरिश नहीं करना चाहते, वहां पर सैलरी स्टेबल नहीं होती, वहां पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता, और वहां पर जितने भी भत्ते होते हैं, अलाउंसेज होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं देन कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, तो इसलिए लोग रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है हमारे हमारे इंडिया में रिजर्वेशन का, कि गवर्नमेंट जॉब को अप्रोच करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम की डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती हुई चली जा रही है। अब हम बात करते हैं आर्ग्यू और रिजर्वेशन। आर्ग्यूज क्या है इस चीज से रिलेटेड, तो आर्ग्यूमेंट हमने बात कर ली थी, जो हमने क्रिटिसाइज किया इस चीजों को, है ना, पॉलिटिकली इस चीजों को, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट है, और रिजर्वेशन की बात हमने कर ही ली है। तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। हमें जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिबूट करने की जरूरत है ना। इसके जो रिफॉर्म होते हैं वो 3 ईज के जरिए होने चाहिए। व्हाट इज द 3 ईज? ई मतलब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी, इस चीज से रिलेटेड होना चाहिए हमारे रिजर्वेशन का। ये सबसे बड़ी एक सॉल्यूशन है। हमें एम्प्लॉयबिलिटी के लिए लोगों को स्किल प्रोवाइड करनी होगी, जिसकी वजह से लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, और लोग अगर आत्मनिर्भर होंगे तो रिजर्वेशन की डिमांड ही नहीं करेंगे। लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, लोग किसी ना किसी दूसरी चीजों पे एक दूसरे से डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से लोग रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। अगर लोग इंडिपेंडेंट होंगे, लोगों के अंदर सेल्फ सफिशिएंट एबिलिटी होंगी, तो रिजर्वेशन की लोग डिमांड ही नहीं करेंगे। डिमांड रिजर्वेशन की कब से इंक्रीज हुई है? जब से आपने देखा होगा बहुत पहले जो रिजर्वेशन थे, लोग गांव से उठकर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनके पास फार्म लैंड्स इतने बड़े हुआ करते थे कि उन्हें शहर की तरफ अर्बनाइजेशन जो हमारा कल्चर है उधर मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे जो उनके फार्म है, उनके जो खेत है वो बंटना चालू हो गए, तो लोगों ने अर्बन सिटीज की तरफ मूव करना ट्रैवल कर दिया। तो सेल्फ सफिशिएंट और आत्मनिर्भर भारत की जो जरूरतें हैं अगर वो कंप्लीट होती रहेगी तो लोग रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे ही नहीं, है ना। तीसरा सबसे बड़ा है इक्वल ट्रीटमेंट। अगर इस सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए तो ये जो सोसाइटी है, ये रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रिविलेज्ड या फिर बैकवर्ड डिसएडवांटेज सोसाइटी है, तो हमें रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई पुराने एट्रोसिटी थी जिसकी वजह से हमें रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अभी तक वीकर है ना। अनबायस्ड कंपटीशन, कंपटीशन जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए। अगर कंपटीशन अनबायस्ड रहेगा तो लोग रिजर्वेशन की बात ही नहीं करेंगे ना, ऐसी बात है। इनकरेज द कंपटीशन ऑफ द लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को प्रोवाइड करना है ना। तो हम एक नजरिए से इसको ये भी दे सकते हैं कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से जो बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाना होता है। उनको रिजर्वेशन देके, उनको सहयोग देके हम ये कह सकते हैं कि हमने उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया है। तो इसलिए रिजर्वेशन जो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड होना मतलब कि लीगल, प्रॉपर लीगल तरीके से लोगों को रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मिलना चाहिए, है ना। इनपार्शियल जजमेंट आउटकम, इनपार्शियल जजमेंट होना चाहिए जहां पर स्किल का कंट्रीब्यूशन हो, इम्पेरेबली चीजें हो, है ना। रिसोर्सेज जो है वो जुडिशली एक दूसरे के साथ शेयर किए जाए, है ना। सेफ्टी मेजरमेंट, इन सब चीजों को रिवॉल्व किया जाए। तो इस चीज से रिलेटेड वे फॉरवर्ड क्या होता है? रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल कंडीशन, है ना। और अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की गई थी यहाँ पर, है ना। इनिशियल लेवल पे हमें स्टडी करनी होगी और इस पे फोकस करना होगा। गांधी जी का जो विश्वास था वो स्वराज को लेकर था, और स्वराज का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल, है ना। और है ना, वुड बी अकम्प्लाइज थ्रू द अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है वेलफेयर फॉर द वीकर, और स्वराज का मतलब होता है
डेवलपमेंट ऑफ द होल, है ना। फिलोसफर हैव बिल्ड द थिंक अबाउट द कंक्लूजन एंड विदाउट नोइंग द प्लेस और द फेयरनेस ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, इसमें ये वाली बात लिखी है कि इसको पॉलिटिकली मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, और अगर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अपलिफ्टेबल हो चुकी है, अगर उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो कुछ पॉलिसीज इस तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए कि जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है ओनली उन्हीं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाया जा सके। करप्शन जो जो है यहाँ पर, वो इस चीज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, क्योंकि करप्शन के थ्रू पे जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं भी है, पॉलिसी इस तरीके से बनाई गई है, पॉलिसी तो ठीक बनाई जाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके हैं वो ठीक तरीके से नहीं होती है। तो जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी को ना मिलकर किसी दूसरी सोसाइटी को मिल जाता है। जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम जो हैगा, मेरे ख्याल से अब कास्ट बेस्ड सिस्टम जो था वो अब पीछे छूट चुका है। अब इकोनॉमिकल क्राइटेरिया जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है रिजर्वेशन सिस्टम का, है ना। और अभी अभी हमने देखा है वुमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाया जा रहा है, तो जेंडर भी इसका कोई मेन तरीका नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन का। तो ये इसका वे फॉरवर्ड है, इसमें और भी सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, इकोनॉमिकल क्राइटेरिया और जेंडर, तो इसको बिल्कुल भी हमने काउंट नहीं करना चाहिए कि रिजर्वेशन जेंडर के बेसिस पे देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट द रिजर्वेशन, और काफी अच्छा टॉपिक है, इसको ऐसे राइटिंग में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।